नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। यूपी की 80, बिहार की 40, बंगाल की 42 और महाराष्ट्र की 48, इन 4 राज्यों की लोकसभा सीटों से ही 210 सीटें होती हैं। इन 4 राज्यों से ही दिल्ली की गद्दी डिसाइड होती है। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि देश के सबसे बड़े 4 राज्यों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। 2019 में मोदी रिपीट हुए तो भी वजह यही थी। 2024 का चुनाव अलग है। इन राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर तो ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन सीटें घट गई। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने यहां रिवाइवल प्लान तैयार किया है। 3 राज्यों में अगले 3 महीने के अंदर होने वाले हैं चुनाव। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड और हरियाणा में वोट पड़ने वाले हैं। यहां आगे का रास्ता क्या है? बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कैसे ट्रेनिंग दे रही है? अमित शाह के सर्वे में क्या क्या पता चला है? आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में नाम बदल रहा है, पहचान बदल रही है। यूपी की सियासत बदल रही है। आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, बाकी सब बैकफुट पर है। विपक्ष भी जाके कांवर लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी। जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। योगी के एक फैसले ने यूपी की पॉलिटिक्स को 90 डिग्री घुमा दिया है। योगी अब किसी और का मॉडल नहीं चला रहे। यूपी में योगी ने अपना मॉडल लागू कर दिया है। योगी का मॉडल धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हरिद्वार में योगी मॉडल अप्लाई कर दिया। राजस्थान में भी डिमांड शुरू हो गई है कि पर्चा लगाओ, पहचान बताओ। सोचिए, राशिद ने अपनी दुकान का नाम नेशनल टी स्टॉल रखा था, अब वो राशिद टी स्टॉल हो गया। जो पहले डे नाइट कैफे था, अब रातों रात शमीम सैफी टी स्टॉल बन गया। जो पहले 5 स्टार कैंटीन था, वो मोहम्मद हादी टी स्टॉल बन गया। तिरंगा टी स्टॉल के नाम से ग्राहकों को चकमा देने वाला चाय का ठेला अब अफान भाई टी स्टॉल बन गया। हैप्पी मोमेंट्स रॉयल कैफे के आगे मालिक का बोर्ड लगा तो वो सलमान हैप्पी मोमेंट्स रॉयल कैफे में बदल गया। संगम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय का मालिक कौन है, ये कल तक किसी को नहीं पता था। अब ये सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में तब्दील हो गया है। इसी तरह चाय लवर पॉइंट अब शकील अहमद टी स्टॉल बन गया है। मुजफ्फरनगर के खतौली में हाईवे किनारे बने इस मशहूर रेस्टोरेंट का मालिक कौन था, ये कल किसी को पता नहीं था। अब सबको पता चल रहा है कि इस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम शारिक राणा है। दिल्ली या मेरठ से जब आप हरिद्वार या देहरादून जाते हैं तो मुजफ्फरनगर के खतौली के शुरुआत में ही शीतल ग्रांड पड़ता है। शासन के आदेश के बाद यहाँ पर भी जो मालिक का नाम है, डायरेक्टर का नाम है, उसका एक बोर्ड लगाया गया है शीतल ग्रांड पर भी। और देखिए, शारिक राणा यहाँ पर आपको लिखा हुआ बाहर की तरफ नजर आएगा। शीतल ग्रांड के बारे में जाहिर सी बात है कि सब लोग जानते हैं। और इस रूट पर खासतौर पर जो दिल्ली देहरादून या दिल्ली हरिद्वार जो रूट है, ये सबसे पुराने होटल में से एक है। पहले शीतल ग्रांड जो खतौली नहर है वहाँ हुआ करता था। बाद में जब खतौली बाईपास बना तो फिर शीतल ग्रांड को यहाँ पर बना रहा गया। और जो इस पूरे रूट के बड़े होटल हम कह सकते हैं, खाने के या रेस्टोरेंट कह सकते हैं, उनमें से शीतल ग्रांड बड़ा एक ब्रांड है। हिंदुत्व के विरोधी योगी के खिलाफ जैसे जैसे मोर्चा खोल रहे हैं, वैसे वैसे योगी ज्यादा मजबूत होते दिख रहे हैं। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है।
योगी आदित्यनाथ का मॉडल हार्डलाइन हिंदुत्ववादियों को अट्रैक्ट कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह योगी का सपोर्ट करते हुए खुल्लम खुल्ला लिखते हैं कि अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। संतों की नगरी अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के लिए सपोर्ट डेवलप हो रहा है। जो कांवड़ यात्रा है वो अच्छी प्रकार से चले और चल करके यह पूर्ण हो, बस यही प्रयास है। और उसको भय हो गया है और उस भय का प्रतिक्रिया दूसरे रूप से व्यक्त करना है। कांवड़ यात्रा में पहले धोखा होता था। जो हमारे कांवड़ यात्री लोग थे वो जब जाते थे तो बड़ी धोखा हो जाता था। कभी उनको प्याज, कभी और अलग अलग उल्टा सीधा चीज, अशुद्ध चीज। और आज कांवड़ यात्रा जो है तो कांवड़ यात्रा में जितने भी श्रद्धालु हैं उनको ये मालूम हो जाएगा कि हमको मुस्लिम भाइयों से लेना है कि हिंदू भाइयों से लेना है। तो ये वीडियो वायरल होती है, लोग खाने पीने की चीजों में थूक देते हैं, अपवित्र कर देते हैं। तो ऐसा न हो सके, लोगों का धर्म भ्रष्ट न हो। और यह किसी के लिए ऐसा नहीं है कि ये नहीं कहा गया कि कोई दुकान न लगाए। दुकान लगाइए, लेकिन अपना जो है आप अपना नेम प्लेट लगाइए। पॉलिटिक्स में टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। योगी आदित्यनाथ ने सही समय पर सही बॉल देखकर सही शॉट मारा है। योगी को मालूम है कि उनका कोर वोटर क्या चाहता है। योगी उसी कोर को पकड़ रहे हैं। जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। योगी का अगला असाइनमेंट क्या है, ये भी तय कर लिया गया है। यूपी के सीएम लखनऊ के अकबरपुर में सौमित्र वन लगाकर प्रयागराज पहुंचे तो सबसे पहला काम ये किया कि संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ की तैयारियों को चेक करने के लिए अफसरों की मीटिंग बुला ली। योगी की मीटिंग में केशव मौर्य नहीं आए। केशव प्रयागराज में ही थे। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे की शादी के रिसेप्शन में शामिल होने वो प्रयागराज गए थे। आजाद पार्क में उन्होंने पेड़ भी लगाया, लेकिन योगी के प्रयागराज पहुंचने से पहले ही केशव कौशाम्बी निकल गए। देखिए, 10 चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हम मजबूती से लड़ेंगे और अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे। जा रहे हैं आप मीटिंग में सर्किट हाउस? हाँ, फूलपुर आपका वो है। मेरा तो सब है, पूरा उत्तर प्रदेश है। पूरा उत्तर प्रदेश है मेरा, फूलपुर भी मेरा है। सरकार और संगठन को लेकर तमाम तरह की अफवाहें आ रही हैं। कोई अफवाह नहीं है। ये अफवाह आप सब मेरे मीडिया के परम मित्र लोग जो है उसको अफवाह बना देते हो। धन्यवाद। अब योगी के मॉडल को बड़े कैनवास पर देखिए। मुसलमान योगी को कैसे देखता है, इसे समझेंगे तभी ये समझ पाएंगे कि हिंदू मन योगी को किस नजर से देखता है। योगी ने मस्जिदों और मदरसों से लाउड स्पीकर हटवाया, किसी ने चू नहीं किया। योगी ने मुस्लिम बस्तियों में बुलडोजर भिजवाया, किसी ने विरोध नहीं किया। योगी ने दंगाइयों के घरों की कुर्की कराई तो भी कोई सड़क पर पत्थर चलाने नहीं आया। मुसलमान, खासकर यूपी के मुसलमानों ने सीएए के बाद स्ट्रेटजी बदली है। मुसलमान अब लड़ने भिड़ने को आतुर नहीं रहते। मुसलमान अब एग्रेसिव नहीं होते। मुसलमान अब आगे रहने की बजाय पीछे रहते हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं और नेताओं ने उनको अच्छे से समझा दिया है कि दंगा करोगे तो हिंदू पोलराइज हो जाएंगे, इसलिए दंगा मत करो, प्रशासन से पंगा मत लो, सही मौका आए तो बटन दबाओ। यूपी में हुए लोकसभा चुनावों में मुस्लिम वोटर्स ने स्ट्रेटेजिक वोटिंग की। हर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट को हराने के लिए वोट दिया। चुनाव बाद योगी ने 1 महीने तक असेसमेंट किया। 37 से 33 वाला रिजल्ट क्यों आया, इसकी समीक्षा करने के बाद योगी ने अपनी लाइन डिसाइड की। राशन, बिजली, पानी, मकान, दवाई सब किनारे हो गए। 2027 तक यूपी में किस लाइन पर पॉलिटिक्स होगी ये तय हो गया है। योगी ने हिंदुत्व वाली लाइन पर गाड़ी दौड़ा दी है। जो कभी एक नदी हुआ करती थी, आज से 50 साल पहले कोकरेल से एक नदी निकलती हुई गोमती नदी में मिलती थी, लेकिन 84 के बाद इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया और परिणाम क्या हुआ? जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया और फिर वह
उन बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गया। उसने एक नदी को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ साथ गोमती नदी को भी प्रदूषित करने का काम किया। 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश से आपको ले चलते हैं 48 सीट वाले महाराष्ट्र में। बीजेपी को महाराष्ट्र में यूपी से भी तगड़ी हार मिली है। बीजेपी की अपनी सीटें 23 से घटकर 9 रह गई। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर एनडीए यानी महाराष्ट्र की महायुति का स्कोर 17 पर सिमट गया। महाराष्ट्र में बीजेपी 28 सीटों पर लड़ी, लेकिन जीती सिर्फ 9। वोट शेयर रहा 26.4% और स्ट्राइक रेट 32%। शिंदे की शिवसेना 15 सीटों पर लड़ी, जीती 7, वोट मिले 13% और स्ट्राइक रेट रहा 47%। अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी, 1 सीट ही जीत पाई, वोट मिले 3.6% और स्ट्राइक रेट 25% रहा। 2019 में बीजेपी और यूनाइटेड शिवसेना का अलायंस था। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसके 23 सांसद जीते थे, स्ट्राइक रेट 92% था। 24 के चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट घटकर 60% हो गया। महाराष्ट्र को तुरंत अटेंशन चाहिए। यूपी में बड़ा चुनाव 2027 में होने वाला है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र किसी भी पार्टी के लिए फंड जुटाने का सबसे बड़ा सेंटर होता है। बीजेपी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने का खतरा नहीं उठा सकती। फिलहाल वही खतरा दिख रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 45 विधायक हैं, मगर लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 72 विधानसभा क्षेत्रों में लीड ली। शिवसेना यूबीटी के पास इस वक्त कुल मिलाकर 15 विधायक हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें 30 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। शरद पवार की एनसीपी के पास 12 विधायक हैं। लोकसभा चुनाव में उनको 52 विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिली। 72 + 30 + 52 कर दे तो 154 सीट होती है। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में 154 विधायक हो तो महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी इस वक्त महाविकास अघाड़ी का अपर हैंड है। महायुति के 3 दल 4 जून से ही अपनी अपनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बीजेपी ने भी बैठकें की है। अब रविवार को पुणे में एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं। अमित शाह कुछ बड़े ऐलान करेंगे, उससे पहले बीजेपी के स्टेट लीडर्स ने होमवर्क करके रख लिया है। बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ लड़ेगी। बीजेपी महाराष्ट्र के 97,000 पोलिंग बूथ पर अपने संगठन को रीऑर्गेनाइज करेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को प्रमोट करेगी। लाडली बहना योजना की तरह मुख्यमंत्री माझी बहन योजना में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। किसानों को फ्री बिजली देने की योजना पर भी तेजी से काम होगा। चुनाव वाला एक और राज्य है झारखंड। महाराष्ट्र से पहले अमित शाह यहीं पहुंचे। 2014, 19 और 24 मोदी जी को लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का इस देश की जनता ने सौभाग्य दिया है। कई बार देखते हैं लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है। विजय के बाद कई लोगों में अहंकार आता है। झारखंड में भी अभी ऐसे लोग बैठे हैं सत्ता पर, विजय के बाद अहंकारी हो जाते, परंतु पराजय के बाद अहंकार आया हो ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। भाइयों बताओ मुझे जरा, सरकार देश में किसकी बनी? अरे जोर से बोलो, किसकी बनी? चुनाव कौन जीता? और अहंकार कांग्रेस पार्टी को आया है। संसद में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का कार्यकलाप, इतना अहंकार कोई 2/3 बहुमत से जीतने के बाद भी नहीं पालता है। जिस वक्त अमित शाह बीजेपी लीडर्स की मीटिंग ले रहे थे, उस वक्त हेमंत सोरेन देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। 2 दिन बाद सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है।
देवघर में कावड़ मेला शुरू हो जाएगा। सावन में यहाँ हर दिन लाखों कावड़िए आते हैं और भगवान वैद्यनाथ को गंगा जल का अभिषेक करते हैं। कावड़ यात्रा में कितने वोट हैं, ये समझ हेमंत सोरेन को भी आ गई है। झारखंड में कहा जाता है कि सोरेन के साथ सिंपैथी वेव है। बीजेपी ने उनको जेल भेजा तो लोकसभा चुनाव में नुकसान हो गया। 2019 के चुनाव में बीजेपी और आजसू ने झारखंड में लोकसभा की 12 सीटें जीती थी। इस बार एनडीए की 3 सीटें कम हो गई और उन्हें 9 सीटें ही मिली। आदिवासियों के लिए सुरक्षित 5 सीटों पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। 5 की 5 आदिवासी सुरक्षित सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस को जीत मिली। आदिवासी सुरक्षित सीटों पर बीजेपी के खिलाफ और हेमंत सोरेन के सपोर्ट में जबरदस्त हवा बनी है। झारखंड में विधानसभा सीटों के लिहाज से 28 एसटी सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में इनमें से 23 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने लीड ली और केवल 5 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली। मगर चुनौती हेमंत सोरेन के लिए भी कम नहीं है। लोकसभा चुनाव में दिखा ओवरऑल ट्रेंड सोरेन के लिए ठीक नहीं है। 81 विधानसभा क्षेत्रों में से कुल 50 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए ने लीड ली। इंडिया गठबंधन के दलों को सिर्फ 29 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। 2 विधानसभा क्षेत्रों में झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी जेबीकेएसएस को बढ़त मिली। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 42 विधानसभा सीटों पर जीत जरूरी है। इस लिहाज से बीजेपी और एनडीए को बढ़त दिख रही है। इस साल के अंत तक झारखंड इंडिया गठबंधन के हाथ से निकल सकता है और एनडीए के खाते में जा सकता है। आपने हमेशा हमारी झोली कमल से भर दी है। आपके प्यार के लिए आपको लाख लाख बार प्रणाम। इस चुनाव में हम 9 सीटें तो जीते हैं, मगर इसके साथ साथ 52 सीटों पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड की सरकार ने किया है। 81 में से 52 सीटें उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है। भाई जरा जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? और जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? मैं आज बताकर जाता हूं, कांग्रेस वालों, हेमंत सोरेन जी लिख कर रख लो। दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं। झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। झारखंड में बीजेपी की एकमात्र चिंता आदिवासी सुरक्षित सीटों को लेकर है, जिसके लिए उन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बढ़ने और आदिवासियों की तादाद घटने वाला दांव चला गया है। बिहार में बीजेपी को सब ठीक ठाक लग रहा है। बिहार में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई तो केंद्रीय नेतृत्व ने किसी पर्यवेक्षक या प्रभारी को बिहार नहीं भेजा। बिहार में एनडीए को थोड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पटना में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर लॉ एंड ऑर्डर पर विरोध मार्च निकाला। दरभंगा में वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद विपक्षी पार्टियां सुशासन पर सवाल उठा रही है। बीजेपी फ्रंट से ज्यादा कुछ नहीं कर रही, लेकिन बैक से इतना जरूर कह रही है कि जिस पार्टी ने बिहार में जंगल राज कायम किया वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करे तो अच्छा नहीं लगता, बल्कि हंसी आती है। जो प्रतिपक्ष का आज शोर मचा रहे हैं, तो वही लोग ये घटना को अंजाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दे रहे थे, और ऐसे लोग पर जब दबिश बढ़ रही है तो वो फिर चिल्ला रहे हैं और बहुत जल्द बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं, त्वरित गति से एक्शन हो रही है। बिहार में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का राज कायम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराधी को कहीं संरक्षित नहीं।
बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए आगे का रास्ता सबसे मुश्किल दिख रहा है। ममता बनर्जी ने बंगाल बीजेपी को नेस्त नाबूद करने के लिए सारे घोड़े खोल दिए हैं। 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल इतना छोटा राज्य भी नहीं है कि उसे इग्नोर कर दिया जाए। बंगाल बीजेपी की लाइन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। सुवेंदु अधिकारी के चर्चित बयान को उसी डायरेक्शन में देखना चाहिए। हिंदू बाँचाबो, संविधान बाँचाबो আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई और मौका होता, कोई और राज्य होता, कोई और नेता होता तो ऐसे बयान के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो जाती। लेकिन सुवेंदु अधिकारी के बयान पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का बयान नहीं आया है। बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने सुवेंदु के बयान को नहीं काटा। केंद्रीय नेतृत्व ने सुवेंदु अधिकारी के बयान पर प्रतिक्रिया भी नहीं दी। सुवेंदु अधिकारी को दिल्ली तलब भी नहीं किया गया। इसका संकेत क्या है? संकेत ये है कि बंगाल में बीजेपी की लाइन बदली है। बंगाल में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो बीजेपी अब तक उनके वोट के लिए प्रयास भी नहीं करेगी। बंगाल में बीजेपी अपने कोर आइडियोलॉजी वाले वोटर पर फोकस करेगी। बंगाल से आपको लेकर चलते हैं हरियाणा। महाराष्ट्र और झारखंड की तरह हरियाणा में भी इस साल चुनाव होने वाले हैं। पिछले 10 साल से हरियाणा की सरकार चला रही बीजेपी को इस बार 50-50 करना पड़ा। अब बड़ा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी क्या कोई कोर्स करेक्शन कर पाएगी? आपको बताते हैं कि बीजेपी ने सोचा क्या है। बीजेपी जाट गैर जाट वाली लाइन नहीं छोड़ेगी। बीजेपी हरियाणा के पिछड़ों पर फोकस करेगी। बीजेपी दलित वोट जोड़ने का काम करेगी। बूथ वाइज संगठन को मजबूत किया जाएगा और आरक्षण वाले नैरेटिव को गांव-गांव तक काउंटर किया जाएगा। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा चुनाव के रिंग में अपनी कैप फेंक दी है। आपने हरियाणा के लिए 5 गारंटियां लॉन्च की है। पहली गारंटी है मुफ्त और 24 घंटे बिजली। दूसरी गारंटी अच्छा और फ्री इलाज। तीसरी गारंटी अच्छी बेहतरीन और फ्री शिक्षा। चौथी गारंटी महिलाओं को हर महीने 1000 और 5वीं गारंटी हर युवा को रोजगार। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में बीजेपी को 1 सीट नहीं जानी चाहिए। पक्का? ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत की बात है। बीजेपी 0। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी है आप सबके लिए। पहली गारंटी है दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। तीसरी गारंटी सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे, जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी।